नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 26 अप्रैल 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। पिछले हफ्ते हम नहीं डिस्कस कर सके क्योंकि पिछले हफ्ते मुझे भी कोविड हो गया। पिछले हफ्ते नहीं, एक्चुअली आपको याद होगा कि 14-15 तारीख को एक बार मैंने बोला था कि थोड़ा बहुत फीवर है, आवाज़ ढीली है, तो उस समय हो ही गया था। अब तो विद गॉड ग्रेस एंड आप सबकी विशेष से रिकवरी ऑलमोस्ट पूरी हो ही चुकी है। लेकिन देखो, एक चीज़ मैं वही बोलना चाहूँगा जो टेलीग्राम में भी लिखा कि आप सब अपना ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा। देखो, वैसे तो आपको पता ही है कि ज़्यादातर लोगों का तो ठीक हो ही जाता है, माइल्ड सिम्टम्स सिर्फ देखने को मिलते हैं। और मुझे भी मेरे जब ये हुआ कोविड तो माइल्ड सिम्टम्स ही देखने को मिले। फीवर हुआ, एक बार थोड़ा फीवर बढ़ गया था तो डर लगा, अदरवाइज़ तो जो बॉडी एक है, थोड़ी बहुत वीकनेस है, माइल्ड कफ है, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। सांस लेने में थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर बढ़ जाए ना, भगवान ना करे बढ़ जाए, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में पूरी तरह से कोलैप्स कर चुका है। कुछ है ही नहीं। दिल्ली में तो इतनी ज़्यादा ख़राब कंडीशन है, ना ही कोई बेड अवेलेबल है, ऑक्सीजन भी अवेलेबल नहीं है, आप सब पढ़ ही रहे होंगे। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। टाइम जो है फ़िलहाल सही नहीं है। उम्मीद ये है कि 10-15 दिनों में इतने, सरकार भी कोशिश तो कर रही है लेकिन जितना करना चाहिए, आपको भी लगा होगा सरकार के पास इतने रिसोर्सेज हैं, इतनी पावर्स हैं, युद्ध स्तर पर ऑक्सीजन के प्लांट्स लगने चाहिए, उतना सरकार एक्टिव है नहीं। खैर, कोशिश कर रही होगी अपनी तरफ से। उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले आगे 10-15 दिनों में ये जो सेकंड वेव है ये भी, इसका पीक आ जाएगा और उसके बाद केस कम होना स्टार्ट होंगे। तो आप पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल नेगेटिव न्यूज़ मत देखिए ज़्यादा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में देखो पॉजिटिव रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साइकोलॉजिकली दिमाग पे बहुत बेकार असर पड़ता है, इसलिए प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। तो नेगेटिव न्यूज़ से दूर ही रहिए। अवेयरनेस ज़रूरी है कि क्या चल रहा है, बट यूँ नहीं कि सारा दिन ही यही न्यूज़ देखना, इसका नुकसान ही ज़्यादा होता है। तो बस यही उम्मीद करता हूँ कि बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और मेरी चिंता मत कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर कंसर्न। मेरी अभी ऑलमोस्ट रिकवरी जो है वो पूरी हो चुकी है। तो 4 इश्यूज़ आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जुडिशियल फेडरलिज्म से संबंधित इशू। दूसरा नंबर पे सीरिया में इजराइल और ईरान के बीच चल रहे प्रॉक्सी वार से संबंधित। तीसरा यूएस इंडिया क्लाइमेट पैक्ट और चौथा इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जुडिशियल फेडरलिज्म से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। देखो, किसी भी देश की डेमोक्रेसी में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो रोल प्ले करते हैं जनता को सोशियो इकोनॉमिक राइट्स प्रोवाइड करने में। सोशियो इकोनॉमिक राइट्स जैसे कि देखो, हॉस्पिटल बनवाना हो, बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करना हो, इनमें जो रोल लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का होता है उतना रोल जुडिशरी का नहीं होता। अब देखो, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये थोड़ी ना हॉस्पिटल बनवाती हैं, लेकिन हाँ, कोर्ट्स क्वेश्चन जरूर सरकार से पूछ सकती हैं, जैसे कि अभी पूछ रही हैं। अभी हमारे देश में वेरियस हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी है, तो कोर्ट की ड्यूटी यहाँ पे आ जाती है सरकारों से क्वेश्चन पूछना कि भैया आप ऑक्सीजन क्यों नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो। एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल ठहराना ये कोर्ट की जिम्मेदारी है। समझ गए? परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ह्यूमन लाइफ्स की वैल्यूज पे फोकस किया और कहा राइट टू इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट, ये जो राइट है मेडिकल इमरजेंसी ट्रीटमेंट का, ये सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। और अगर सरकार ये राइट नहीं प्रोवाइड करती है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की ड्यूटी बनती है सरकार से पूछना कि भैया आप जनता के इस फंडामेंटल राइट की सुरक्षा क्यों नहीं कर पा रहे हो। अभी देखो, पिछले कुछ दिनों से जो हमारे देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो रहा है, तो इस सिलसिले में वेरियस जो हाई कोर्ट्स हैं वो सुनवाई कर रही हैं। जैसे कि गुजरात हाई कोर्ट ने काफ़ी सारी डायरेक्शंस दी, लेबोरेटरी टेस्टिंग, ऑक्सीजन की प्रोक्योरमेंट, इन सब संबंधित मामलों में। बॉम्बे हाई कोर्ट की जो नागपुर बेंच है, इन्होंने रात भर सुनवाई की ऑक्सीजन सप्लाई से जुड़े इश्यूज़ पर। छत्तीसगढ़ में जो भिलाई स्टील प्लांट है, यहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई थी। महाराष्ट्र में
तो रात को आदेश दिया गया नागपुर बेंच के द्वारा कि आप सप्लाई को फिर से इंक्रीज कीजिए। उसी प्रकार से दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सरकार को आदेश दिया, आप भीख मांगो, उधार लो, कहीं से भी लो, लेकिन ऑक्सीजन लेके आओ, दिल्ली में हॉस्पिटल्स के पास ऑक्सीजन नहीं है। बट देखो, जब ये हाईकोर्ट्स अपने अपने स्टेट के लिए सिर्फ ऑर्डर पास करने लगी, जैसे दिल्ली हाईकोर्ट ने सिर्फ ये इंश्योर किया कि दिल्ली में ऑक्सीजन आनी चाहिए, बेशक दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर से हरियाणा में या पंजाब में, यूपी में, राजस्थान में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, इससे दिल्ली हाईकोर्ट कंसर्न नहीं थी। तो उसी प्रकार से ये सारी जो हाईकोर्ट्स थी ये अपने अपने स्टेट को लेकर कंसर्न थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को अपने संज्ञान में ले लिया और सुनवाई स्टार्ट कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, ये जो अभी जिन आइटम्स की कमी है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, इनका इवन डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, यानी जिस स्टेट को जितनी आवश्यकता है उतनी उस स्टेट को वो चीज़ मिलनी चाहिए। इस केस में हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को ये भी कहा कि ऐसे देखो, अलग अलग स्टेट की जो हाई कोर्ट है वो अपने अपने स्टेट के लिए ऑर्डर पास करेगी, तो फिर लड़ाई हो जाएगी आपस में वेरियस स्टेट्स के बीच। मतलब कहा नहीं, एक तरह से एसेंस आप मान लीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्यों ना सभी स्टेट्स और यूटीज के लिए एक यूनिफॉर्म ऑर्डर हम पास कर दें, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कहा कि आपका नेशनल प्लान क्या है इन क्राइसिस से निपटने के लिए, मतलब ऑक्सीजन की जो कमी है उससे निपटने के लिए आपका नेशनल प्लान क्या है। तो एक प्रकार से इन बातों से को बोलकर सुप्रीम कोर्ट ने ये इंडिकेशन दिया कि अभी वेरियस हाई कोर्ट्स में ये जो केसेस चल रहे हैं उन केसेस को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए, और ये सारे जो मामले ये अलग अलग स्टेट की हाई कोर्ट्स इन मामलों की जो सुनवाई कर रही हैं ये सुनना बंद करें, और ये इन सारों मामलों की सुनवाई हो सुप्रीम कोर्ट में, सारे केस ट्रांसफर हो सुप्रीम कोर्ट में। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इंडिकेशन दिया, और ऐसा करने की सुप्रीम कोर्ट के पास देखो पावर्स हैं। आर्टिकल 139A जो है संविधान का, वो पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को कि अलग अलग हाई कोर्ट्स में जब सेम ही लॉ के क्वेश्चन पर मामला चल रहा हो तो उस लॉ से संबंधित क्वेश्चंस के सभी जो केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट अपने पास ट्रांसफर कर सकती हैं। तो सेम ही तरह की मामले की सुनवाई चल रही है अलग अलग हाई कोर्ट्स में, तो संविधान के आर्टिकल 139A के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स हैं उन केसेस को अपने पास ट्रांसफर करने की। बट देखो, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये इंडिकेट किया तो फिर एक विरोध स्टार्ट हो गया। विरोध क्यों स्टार्ट हो गया? क्योंकि देखो, राइटर कहना चाहते हैं पिछले कुछ सालों में सुप्रीम कोर्ट का जो ट्रैक रिकॉर्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी या फिर वेरियस गवर्नमेंट्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में वो सही नहीं रहा है। जैसे कश्मीर का एग्जांपल दिया जाता है, कश्मीर में इंटरनेट बैन रहा इतने समय तक, सुप्रीम कोर्ट ने एग्जीक्यूटिव के एक्शंस की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की। दूसरा, काफ़ी सारे एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट को जब अरेस्ट किया गया तो भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई खास एक्शन नहीं लिया। तो मतलब जितना एग्रेसिव वेरियस हाई कोर्ट्स है ना, उतना एग्रेसिव सुप्रीम कोर्ट नहीं रही है। काफ़ी बार आपने देखा होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट या फिर मद्रास हाई कोर्ट कुछ बढ़िया बढ़िया जजमेंट देती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उतनी एग्रेसिव नहीं दिखती। इसलिए काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ने विरोध जताया कि कम से कम जो स्टेट हाई कोर्ट्स हैं वो तो अच्छा काम कर रही हैं, और अगर ये पूरा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया तो सुप्रीम कोर्ट कुछ खास करती नहीं है, बस मामला लटक के रह जाएगा। तो जब ये सारा विरोध स्टार्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में आ गया कि ये तो हमारा विरोध हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस मामले को एडजर्न कर दिया। यानी अभी के लिए वेरियस जो हाई कोर्ट्स हैं वो इन मामलों की सुनवाई करती रहेंगी और वेरियस गवर्नमेंट्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करती रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट में अभी जो ये मामला है वो एडजर्न हो गया है, सुनवाई टल गई है। क्यों टल गई है? विरोध के चलते। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब इंडिकेट किया कि मामले सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर होंगे तो उसके बाद विरोध स्टार्ट हो गया। इसलिए इस विरोध के चलते सुप्रीम कोर्ट ने अभी वो इरादा छोड़ दिया है। इसके बाद राइटर कहते हैं देखो, वेरियस जो हाई कोर्ट्स हैं ना, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से मामलों की जो सुनवाई कर रही हैं, ये रीजनल लेवल पे स्पेसिफिक चैलेंजेस हैं। तो इनके रेजोल्यूशन के लिए अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की इंटरफेरेंस की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये है राइटर के कहने का कि वेरियस जो हाई कोर्ट्स हैं वो अपने अपने जुरिडिक्शन में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रही हैं, तो उन्हें करने दो ना। सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेरेंस इसमें नहीं करना चाहिए। इसके बाद राइटर ये भी कहते हैं, हमारी देखो
जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है जुडिशरी की, उसमें हाई कोर्ट्स का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाई कोर्ट्स के इसी इम्पोर्टेंट रोल को हाईलाइट किया था सुप्रीम कोर्ट ने 1997 के एल चंद्रा कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हाई कोर्ट्स जो इंस्टीट्यूशन हैं वो 19वीं शताब्दी से एग्जिस्ट होती आई हैं और हमारे संविधान में आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट की जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 32 के तहत पावर से ज़्यादा है। इसका मतलब देखो ये है, फंडामेंटल राइट्स के वायलेट होने पे रिट इशू की जा सकती है, ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बल्कि हाई कोर्ट के द्वारा भी। फंडामेंटल राइट के वायलेट होने पे कोई भी नागरिक सीधा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, हाई कोर्ट में भी जा सकता है और इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के द्वारा रिट इशू की जा सकती है। बट देखो, हाई कोर्ट की जो पावर है इस मामले में वो ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है फंडामेंटल राइट के वायलेट होने पे आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट करती हैं आर्टिकल 226 के तहत। हाई कोर्ट की पावर इस मामले में ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू सुप्रीम कोर्ट। लास्ट में आर्टिकल में कहा जाता है कि देखो, वेरियस हाई कोर्ट्स ने अभी तक अपनी बहुत ही ज़्यादा सेंस ऑफ जुडिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम किया है। तो जैसे हम सरकार में डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, यहाँ पर जुडिशियल डिसेंट्रलाइजेशन की आवश्यकता है। तो सुप्रीम कोर्ट को फिलहाल इन मामलों से दूर रहना चाहिए और वेरियस हाई कोर्ट्स जो इन मामलों की सुनवाई कर रही हैं उन्हें करते रहना चाहिए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल सीरिया में ईरान और इजराइल के बीच चल रहे प्रॉक्सी वार से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, 2011-12 में सीरिया में सिविल वार स्टार्ट हुआ था। कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस, रिबल ऑर्गेनाइजेशंस उस समय एक्टिव हो गई। मकसद था असद जो सीरिया के राष्ट्रपति थे उन्हें गद्दी से हटाना। 2015 आते आते सीरिया के राष्ट्रपति असद की जो पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। उस समय 2015 में रशिया ने जहां एक तरफ एयर सपोर्ट प्रोवाइड करना स्टार्ट किया असद रेजिम को और दूसरी तरफ ग्राउंड सपोर्ट प्रोवाइड करना स्टार्ट किया ईरान ने सीरिया के राष्ट्रपति असद के लिए मिलिशिया भेजे, शिया मिलिशिया हिजबुल्लाह को भेजा ताकि सीरिया के राष्ट्रपति असद की गद्दी बच सके। तो जब देखो ईरान और रशिया से सपोर्ट प्रोवाइड हुई सीरिया के राष्ट्रपति असद को, तो उस समय पासा पलट गया। इसके बाद तो धीरे धीरे सीरिया के राष्ट्रपति असद की पोजीशन स्ट्रोंग होती गई। आज के समय में देखो पूरे सीरिया पर ऑलमोस्ट असद का कंट्रोल है, 2 इलाकों को छोड़ के। एक तो जो टर्की के साथ बॉर्डर लगते कुर्दिश इलाके हैं, वहाँ पे असद का कंट्रोल नहीं है कुर्दिश इलाकों में, और दूसरा इडलिब प्रोविंस में अभी भी जो जिहादी हैं उनका कब्जा है, यानी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस का कब्जा है। बाकी पूरे सीरिया में अब असद का कंट्रोल है, जबकि 2015 में एक समय ऐसा था सिर्फ कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स तक असद का कंट्रोल रह गया था। तो ये तो हमने एक बेसिक बैकग्राउंड डिस्कस कर लिया। अब क्वेश्चन ये उठता है इजराइल का क्या रोल है बीच में। देखो, ये इजराइल है और यहाँ पे है सीरिया, ये है गोलन हाइट्स। 1967 के बाद से गोलन हाइट्स पर इजराइल का कब्जा है और वैसे कहा यह जाता है ये सीरिया की चोटियां हैं गोलन हाइट्स, लेकिन 1967 के वार के बाद से ही इजराइल का कब्जा है इन गोलन हाइट्स पर। अब देखो, ईरान और इजराइल की नहीं बनती, इतना आपको पता है। तो 2015 के बाद से ही इजराइल ने अपना शिया मिलिशिया और हिजबुल्लाह को भेजा सीरिया में असद के सपोर्ट के लिए। तो अब ईरान द्वारा सपोर्टेड जो शिया मिलिशिया हैं वो सीरिया में हैं। शुरू में तो इजराइल ने वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाई। ये इजराइल कभी नहीं चाहता कि जो ईरान द्वारा सपोर्टेड शिया मिलिशिया हैं वो गोलन हाइट्स के आसपास भी पहुंचे, क्योंकि इससे इजराइल की जो सिक्योरिटी है वो खतरे में आ जाती है। तो शुरू में तो इजराइल ने क्या किया, जो ईरान द्वारा सपोर्टेड शिया मिलिशिया है ना, उनके विरोध की ऑर्गेनाइजेशंस को पैसे दिए, हथियार दिए, ताकि वो यहाँ तक ना पहुँच पाए, गोलन हाइट्स तक, वो यहाँ से दूर रहें। लेकिन देखो वो तो पहुँच गए यहाँ तक, क्योंकि जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया अब तो पूरे ऑलमोस्ट सीरिया में असद का कंट्रोल है। तो अब ये इजराइल के लिए खतरे की घंटी थी कि ईरान द्वारा सपोर्टेड शिया मिलिशिया
अगर यहाँ पे बस गए तो बिल्कुल इजराइल की सिक्योरिटी के लिए खतरा हो जाएगा। ये इजराइल नहीं चाहता, इसीलिए इजराइल आज के समय में सीरिया में उन ठिकानों पे हमले कर रहा है जहां पे ईरान द्वारा सपोर्टेड शिया मिलिशिया हैं। तो ये पूरा प्रॉक्सी वार चल रहा है। एक तरफ सीरिया में ईरान द्वारा सपोर्टेड शिया मिलिशिया हैं या फिर हजबुल्ला है, दूसरी तरफ इजराइल उनके ठिकानों पे बमबारी करता है सीरिया में। तो सीरिया में इजराइल और ईरान के बीच एक प्रॉक्सी वार चल रहा है। ना सिर्फ सीरिया में, देखो ये जो वार है वो तो और भी कई जगह पे चल रहा है। जैसे पिछले दिनों खबर आई कि मेडिटेरियन सी में और रेड सी में दोनों देशों ने एक दूसरे के शिप्स को कैप्चर करने की कोशिश की। देखो एक तरफ जहां यूएसए ईरान के साथ न्यूक्लियर डील को फिर से रिवाइव कर सकता है, बट इजराइल ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। इजराइल ईरान के बढ़ते इन्फ्लुएंस को रोकना चाहता है वेस्ट एशिया में किसी भी कीमत पे, और उसी का नतीजा है कि ना सिर्फ सीरिया में बल्कि दूसरे रेड सी में, मेडिटेरेनियन सी में दोनों देशों के बीच एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट वार चल रहा है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यूएस इंडिया क्लाइमेट पैक्ट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है, हाल ही में एक लीडर समिट ऑन क्लाइमेट ऑर्गेनाइज हुआ था जिसको यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें 40 से अधिक देशों के लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया। इस समिट में इंडिया और यूएसए ने मिलकर एक पार्टनरशिप लॉन्च की, यूएस इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप। तो इस पार्टनरशिप के लॉन्च होने के बाद एक उम्मीद जग गई है कि आने वाले 10 सालों में, यानी 2020 से लेकर 2030 के बीच का ये जो दशक है, इसमें यूएस और इंडिया के बीच बड़े स्केल पे फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन देखने को मिलेगा ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को कट करने को लेके। क्योंकि देखो अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। एक तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एमिशन वाले जो देश हैं उनमें इंडिया और यूएसए दोनों शामिल हैं। सबसे फर्स्ट जो रैंक है वो यूएसए की है, दूसरे नंबर पे चाइना की, और तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा एमिशन वाला कंट्री है इंडिया। लेकिन इंडिया का पर कैपिटा एमिशन काफ़ी कम है। चूँकि इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है तो इंडिया का पर कैपिटा एमिशन देखो ग्लोबल एमिशन से ऑलमोस्ट 60% कम है। अगर ग्लोबल पर कैपिटा एमिशन मान लीजिए 1 यूनिट है तो इंडिया में पर कैपिटा एमिशन 0.4 यूनिट है। लेकिन ओवरऑल इंडिया एमिशन के मामले में तीसरे नंबर पे है और यूएसए पहले नंबर पे है। तो पहले नंबर वाले एमिशन वाले देश के बीच और तीसरे नंबर वाले एमिशन वाले देश के बीच अगर कोई करार होता है ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस के कम करने को लेके, तो इससे पूरी वर्ल्ड में एक उम्मीद जगती है कि हाँ, अब वर्ल्ड कुछ कंक्रीट करने वाला है, कुछ मजबूत एक्शन लेने वाला है क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने की दिशा में। वैसे देखो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ये एक्सपेक्ट करती है कि जैसे 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जब इकोनॉमिक रिकवरी हुई थी तो एकदम से एमिशन बढ़ गया था। अब कोविड-19 से वर्ल्ड जब उभरेगा तो एमिशन एकदम से बढ़ जाएगा। लेकिन यूएसए के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, उन्होंने कहा कि ये जो दशक है ना 2020 से 2030 के बीच, ये डिसाइसिव साबित होगा क्लाइमेट चेंज की समस्या को एड्रेस करने की दिशा में। पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में जो तय हुआ है उसके अनुसार वर्ल्ड मिल के काम करेगा। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आई थी तो उस समय जितना टेम्परेचर था ना अर्थ का, तो उससे ज़्यादा 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तो बिल्कुल ही नहीं बढ़ने दिया जाएगा अर्थ का टेम्परेचर। कोशिश ये की जाएगी कि उस समय के अर्थ के एवरेज टेम्परेचर से 1.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा ना बढ़ पाए, ऐसा कोशिश की जाएगी, जो कि तय हुआ है पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में। देखो ये यूएसए और इंडिया के बीच जो क्लाइमेट पैक्ट साइन हुआ है, इसमें काफ़ी सारे एस्पेक्ट इन्वॉल्व हैं। जैसे यूएसए इंडिया की मदद करेगा टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र में। अब इंडिया का एक टारगेट है कि 2030 से पहले 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया प्रोड्यूस करेगा। तो देखो यूएसए की सपोर्ट के साथ ये टारगेट अचीव करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों में जैसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर है या फिर दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर्स हैं, उनमें भी इंडिया एमिशंस कम कर पाएगा। देखो
जैसा ये बात हमने बार बार भी डिस्कस की है कि ट्रेडिशनली इंडिया ने कार्बन स्पेस को कम यूटिलाइज किया है, क्योंकि इंडिया की तो डेवलपमेंट की बारी अब आई है ना। अभी वर्ल्ड में जितना एमिशन बढ़ा हुआ है, जितनी ग्लोबल वार्मिंग हुई है, उसके लिए तो ये डेवलप कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल हैं। इन्होंने पूरी तरह से अपने कार्बन स्पेस का इस्तेमाल किया, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एमिशन किया, जिसकी वजह से आज अर्थ की हालत जो है वो ख़राब है। इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ की बारी तो अब आई है डेवलप करने की। इसीलिए ये जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो फंड्स प्रोवाइड करें और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें, इनोवेशन जो इन्होंने की है उसका लाभ डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी दें, तब जाके डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वो एमिशंस को कम कर पाएंगे। अदरवाइज तो देखो, दोनों को सिमिलर ट्रीट करना ये तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ एक इनजस्टिस होगा। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, उन्होंने अनाउंस किया कि 2090 में जितना एमिशन ब्रिटेन के द्वारा किया जाता था, 2035 आते आते 1990 के लेवल के एमिशन का हम 78% कम कर देंगे। इवन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने यह भी कहा, $100 बिलियन देने की जो बात होती है हर साल 2020 के बाद डेवलप कंट्रीज़ के द्वारा डेवलपिंग कंट्रीज़ को, तो इस रकम को बढ़ा दिया जाए। तो इन दोनों बातों से एक चीज़ ये पता लगता है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने काफ़ी एम्बिशियस टारगेट्स को रखा इस लीडर समिट ऑन क्लाइमेट में। लास्ट में आर्टिकल में कहा जाता है, देखो दावे तो बाइडेन ने भी काफ़ी बड़े किए हैं, जैसे 2030 आते आते यूएसए अपने 2005 के एमिशन के लेवल को 50 से 52% तक कम कर देगा। लेकिन इसके लिए बाइडेन को अपनी लोकल जो इंडस्ट्रियल लीडर्स हैं उनके साथ सहमति बनानी होगी, क्योंकि ट्रंप के शासन के दौरान तो बिल्कुल ही क्लाइमेट चेंज के इशू को इग्नोर कर दिया गया था यूएसए के द्वारा। तो अब ये बाइडेन की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी पर डिपेंड करता है कि जो वादे बाइडेन ने किए हैं उनको यूएसए पूरा कर पाता है या फिर नहीं कर पाता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया यूएस इंडिया क्लाइमेट पैक्ट से संबंधित इशू के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल बांग्लादेश से संबंधित है। बांग्लादेश को बने 50 साल पूरे हो चुके हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। एम के नारायणन के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। आर्टिकल में देखो, शुरुआत में ये कहा जाता है कि चूंकि बांग्लादेश को बने 50 साल पूरे हो चुके हैं, तो बांग्लादेश में तो ये साल जो है काफ़ी ज़्यादा धूमधाम से बनाया जा रहा है, लेकिन इंडिया में उतनी ज़्यादा जोर शोर से बांग्लादेश के इस्टेब्लिशमेंट को याद नहीं किया जा रहा है, जबकि इंडिया की बहुत बड़ी भूमिका थी बांग्लादेश के निर्माण में। राइटर कहते हैं शायद इंदिरा गांधी का रोल बहुत बड़ा था बांग्लादेश के निर्माण में, और अगर बांग्लादेश के निर्माण को याद किया जाता है तो इंदिरा गांधी के रोल को याद करना पड़ेगा। इसीलिए सरकार ज़्यादा याद कर नहीं रही है बांग्लादेश के क्रिएशन को इंडिया में। राइटर ये भी कहते हैं, देखो बांग्लादेश ने जिस प्रकार से बहुत सारे ह्यूमन डेवलपमेंट पैरामीटर्स में पाकिस्तान को यानी अपने पेरेंट कंट्री को पीछे छोड़ दिया है, इससे साबित होता है कि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप से और लोगों की विल पावर से कोई भी देश तरक्की कर सकता है। खास करके वुमेन एम्पावरमेंट बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ है। जीडीपी ग्रोथ के मामले में बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे निकल चुका है। रिलेशंस आज के समय में बांग्लादेश के इंडिया के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, हालांकि हमेशा अच्छे नहीं थे, लेकिन शेख हसीना जब से प्रधानमंत्री बनी है तब से तो बांग्लादेश के रिलेशंस इंडिया के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। बांग्लादेश अभी तक लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ की कैटेगरी में आता था, लेकिन 2026 में बांग्लादेश डेवलपिंग कंट्रीज़ की कैटेगरी में आ जाएगा। अब इसके बाद देखो, राइटर थोड़ी बहुत कहानी शेयर करते हैं बांग्लादेश के निर्माण की। तो ये कहानी हमने डिटेल से डिस्कस की थी एक दूसरी वीडियो में, तो उस वीडियो के माध्यम से आप रिवाइज कीजिए बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ था, बांग्लादेश के निर्माण के पीछे की कहानी है क्या। देखो, जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो उस समय जो पाकिस्तान बना वो 2 पार्ट्स में बना। बीच में इंडिया, ये वेस्ट पाकिस्तान, और ईस्ट में ये इतना हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान, ये है आज का बांग्लादेश। और पाकिस्तान के इन दोनों पार्ट्स के बीच में था इंडिया। जब देखो पाकिस्तान अलग हुआ इंडिया से 1947 में, उसके बाद पाकिस्तान की गवर्नेंस में ईस्टर्न पाकिस्तान को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल सका।
इवन कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना था कि ईस्टर्न पाकिस्तान पहले कॉलोनी हुआ करता था ब्रिटिशर्स की, और इवन पाकिस्तान बनने के बाद ईस्टर्न पाकिस्तान कॉलोनी बन गया वेस्ट पाकिस्तान की। जूट प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है ईस्ट पाकिस्तान में, आज के बांग्लादेश में, लेकिन जो ज़्यादा जूट प्रोडक्शन होती थी उसका इस्तेमाल किया जाता पाकिस्तान की सरकार के द्वारा वेपन्स को परचेज करने के लिए। ईस्टर्न पाकिस्तान में बंगाली लैंग्वेज का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता था, बट पाकिस्तान की सरकार ने यानी फेडरल गवर्नमेंट ने उर्दू को देश की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। इसके अलावा देखो और बहुत सारे रीजन्स थे जिसकी वजह से ईस्टर्न पाकिस्तान के लोगों की भावनाएं आहत हुई। जैसे फेमीन आया ईस्टर्न पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट ने ज़्यादा प्रयास नहीं किए, ज़्यादा रिलीफ एफर्ट्स नहीं लगाए लोगों को राहत पहुंचाने के लिए। देखो यही आरोप तो ब्रिटिशर्स पर लगता था ना कि जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, अरे भाई फेमीन आया है, आप प्रयास तो करो लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, लेकिन ब्रिटिशर्स कुछ करते नहीं थे। 1943 में बंगाल में इतना ज़बरदस्त फेमीन आया था, कुछ नहीं किया अंग्रेज़ों ने। अगर ढंग से ये काम करते तो बहुत लोगों की जान बचाई जा सकती थी। यही आरोप लगे ईस्टर्न पाकिस्तान के लोगों की तरफ से पाकिस्तान के निर्माण के बाद कि हमारे यहाँ पे फेमीन आया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ खास किया ही नहीं राहत पहुंचाने के लिए। तो समझ गए, मतलब कहने का ये है कि पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान के जो दो हिस्से थे ना, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ काफ़ी अन्याय हुआ। इनको लगा कि हमारे कल्चर को इग्नोर किया जा रहा है, हमें प्रॉपर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रही है, और जो वेस्टर्न पाकिस्तान के लोग हैं ये ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं हमारे ऊपर। और धीरे धीरे ईस्टर्न पाकिस्तान के लोगों की जो नाराज़गी थी वो बढ़ती जा रही थी। उस नाराज़गी को एड्रेस करने के लिए उस समय पाकिस्तान के जो रूलर थे, डिक्टेटर याहा खान, उन्होंने कहा कि हम इलेक्शंस कंडक्ट करवाएंगे। आप देखो हैरानी की बात यह है, 1970 की हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को बने ऑलमोस्ट 23 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक एक भी बार इलेक्शन कंडक्ट नहीं हुए। जबकि देखो इंडिया में 1970 आते आते 4-5 बार इलेक्शन ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके थे। इसी से पता लगता है कि डेमोक्रेसी किस प्रकार से मजबूत हुई इंडिया में, और पाकिस्तान में किस प्रकार से डेमोक्रेसी शुरुआत से ही पिछड़ गई। मिलिट्री रूलर्स ने अपना रूल इस्टेब्लिश किया पाकिस्तान में। तो बात क्या है? बात यह है ईस्टर्न पाकिस्तान के लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही थी। इस वजह से पाकिस्तान के डिक्टेटर याहा खान ने कहा कि हम इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे। अब इलेक्शंस में देखो दो लीडर्स आमने सामने थे। ईस्टर्न पाकिस्तान की तरफ से थे शेख मुजीबुर रहमान, शेख हसीना जो आज के समय में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है ना, उनके पिताजी। ये ईस्टर्न पाकिस्तान को ऑटोनॉमी देने की बात काफ़ी जोर शोर से उठा रहे थे। यानी ईस्टर्न पाकिस्तान में जो एक मूवमेंट चल रही थी कि ईस्टर्न पाकिस्तान को ऑटोनॉमी दी जाए, ईस्टर्न पाकिस्तान के कल्चर की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दी जाए हर तरह की इकोनॉमी में, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इस मूवमेंट को लीड किया जा रहा था शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा। जबकि इलेक्शन में इनके सामने थे वेस्टर्न पाकिस्तान से जुल्फिकार अली भुट्टो, ये बेनजीर भुट्टो के पिताजी हैं और बिलावल भुट्टो के दादा हैं। इसके साथ साथ शाहनवाज भुट्टो के ये बेटे थे जुल्फिकार अली भुट्टो। अच्छा, आप एक बात बताइए कि शाहनवाज भुट्टो के बारे में हमने कब डिस्कस किया था? बताइए, पता लगेगा कि आपकी याददाश्त कितनी तेज है। देखो, जब हम जूनागढ़ के इंडिया में इंटीग्रेशन की बात डिस्कस कर रहे थे तो उस समय शाहनवाज भुट्टो के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो इशू अभी तक आप समझ गए ना। ईस्टर्न पाकिस्तान के लोग नाराज, याहा खान डिक्टेटर, उन्होंने ईस्टर्न पाकिस्तान की एस्पायरेशंस को शांत करने के लिए बोला कि ठीक है, मैं इलेक्शन कंडक्ट करवाता हूँ। इलेक्शन मेनली दो लीडर्स के द्वारा लड़ा जा रहा है। एक तरफ है जुल्फिकार अली भुट्टो, वो वेस्टर्न पाकिस्तान से, दूसरी तरफ है ईस्टर्न पाकिस्तान के मुजीबुर उर रहमान, और इलेक्शन रिजल्ट आता है शेख मुजीबुर रहमान के पक्ष में। इन्होंने देखो उस इलेक्शन में 167 सीट्स जीती थी
आउट ऑफ 169 सीट्स ऑफ ईस्टर्न पाकिस्तान, जबकि जुल्फिकार अली भुट्टो इन्होंने वेस्टर्न पाकिस्तान की 144 सीट्स में से 88 सीट्स पर कब्जा किया था। तो कायदे से शेख मुजीबुर रहमान को सत्ता मिलनी चाहिए थी, लेकिन इलेक्शन के रिजल्ट को मानने से इनकार कर दिया गया याह्या खान के द्वारा। याह्या खान जो उस समय पाकिस्तान के रूलर थे, डिक्टेटर थे, इनको लगता था कि शेख मुजीबुर रहमान और जुल्फिकार अली भुट्टो दोनों मिलकर षड्यंत्र कर रहे हैं। याह्या खान ने दोनों को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। शेख मुजीबुर रहमान को वेस्टर्न पाकिस्तान में किसी सीक्रेट प्लेस पर बंद कर दिया गया, यानी किसी ऐसी जगह पर बंद कर दिया गया जिसके बारे में किसी को नहीं बताया गया। लेकिन देखो जैसे ही ऐसा हुआ, ईस्टर्न पाकिस्तान के लोग भड़क गए, क्योंकि उनके लीडर को पाकिस्तान की सरकार के द्वारा वेस्टर्न पाकिस्तान में किसी अज्ञात प्लेस पर बंद कर दिया गया है। तो ईस्टर्न पाकिस्तान में दंगे स्टार्ट हो गए, यानी आज का जो बांग्लादेश है वहाँ पे सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई, बिल्डिंग्स को आग लगाया गया। अब कायदे से तो देखो इलेक्शन के रिजल्ट के अनुसार शेख मुजीबुर रहमान को सत्ता में आना चाहिए था, बट उनको जेल में डाल दिया गया। तो इसके बाद शेख मुजीबुर रहमान के समर्थकों ने एक गवर्नमेंट इन एक्साइल इस्टाब्लिश की, मतलब प्रोविजनल गवर्नमेंट इस्टाब्लिश की गई थी। पाकिस्तान की सरकार के द्वारा ऐसा दिखाने की कोशिश की गई कि सिविल वार देश में स्टार्ट हो गया है, बट देखो एक्चुअल में ये सिविल वार नहीं था। एक तरफा पाकिस्तान की आर्मी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया ईस्टर्न पाकिस्तान में। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सर्च लाइट। इस ऑपरेशन के अंतर्गत मकसद वैसे इस ऑपरेशन का ये था बंगाली नेशनल मूवमेंट को दबाना, बट देखो इस ऑपरेशन को कंडक्ट करने के दौरान पाकिस्तान की मिलिट्री ने हद अत्याचार किए। मतलब जितने भी गंदी एट्रोसिटी आप सोच सकते हो, रेप्स, जिंदा जलाना, पूरे के पूरे गांव को जलाना, हर प्रकार के अत्याचार पाकिस्तान की मिलिट्री के द्वारा किए गए इस सो कॉल्ड ऑपरेशन सर्चलाइट के दौरान। मकसद वैसे ये था इस ऑपरेशन का कि बंगाली नेशनल मूवमेंट को दबाना। ये पूरी तरह से जीनोसाइड था, सिविल वार नहीं था। जीनोसाइड मतलब नरसंहार। बड़ी संख्या में बंगालियों को मारा गया था पाकिस्तान की मिलिट्री के द्वारा। वन साइडेड वार था, लोग मारे जा रहे थे, रेप्स किए जा रहे थे, बहुत अत्याचार हुए। अब देखो जब बांग्लादेश में लोगों पर इतना ज़्यादा अत्याचार होना स्टार्ट किया तो इसका नतीजा क्या निकलेगा। अब लोग तो देखो अपनी जान बचाने के लिए भागेंगे ना। तो नतीजा ये निकला कि उस समय के ईस्टर्न पाकिस्तान से बहुत सारे लोग भागकर इंडिया में आने लगे अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान की मिलिट्री मार रही है। भागकर इंडिया में आएंगे तो जान बच जाएगी। तो बड़ी संख्या में रिफ्यूजीज इंडिया में आने लगे। और इंडिया की देखो रिफ्यूजीज के मामले में पॉलिसी हमेशा से लिबरल रही है। श्रीलंका से बहुत सारे रिफ्यूजीज इंडिया में आए, हालांकि बाद में आए थे जब श्रीलंका में सिविल वार चला। 1980 से श्रीलंका से रिफ्यूजीज का आना स्टार्ट हुआ था। पाकिस्तान से रिफ्यूजीज इंडिया में आए, तिब्बत से रिफ्यूजीज इंडिया में आए। रिफ्यूजीज के मामले में इंडिया की पॉलिसी हमेशा से लिबरल रही है। तो जब पाकिस्तान की मिलिट्री अत्याचार कर रही थी बांग्लादेश के लोगों के ऊपर, यानी ईस्टर्न पाकिस्तान के लोगों के ऊपर, तो 10 लाख रिफ्यूजीज इंडिया में आ चुके थे अपनी जान बचाने के लिए। कैंप्स इस्टेब्लिश किए गए थे, इवन मध्य प्रदेश और उड़ीसा तक। सोच के देखिए, वेस्ट बंगाल में कैंप इस्टेब्लिश होते हैं रिफ्यूजीज के लिए, माना नज़दीक है, लेकिन मध्य प्रदेश और उड़ीसा तक कैंप इस्टेब्लिश हुए। इतनी बड़ी संख्या में रिफ्यूजीज बांग्लादेश से, यानी उस समय के ईस्टर्न पाकिस्तान से इंडिया में आए। लेकिन देखो अब रिफ्यूजीज का जो बर्डन है वो तो देश की इकोनॉमी पर पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि इंडिया उस समय बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री था, इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री था। 1 करोड़ रिफ्यूजी अगर आपके देश में आएंगे, कोई काम नहीं करेंगे, तो उनको खाने पिलाने का सारा जो बोझ है किस पे आएगा? सरकार पे आएगा। इतनी बड़ी संख्या में रिफ्यूजीज को खाना पिलाना, और इवन कई रिफ्यूजीज तो ऐसे भी होते हैं, आपको पता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। तो सोसाइटी का जो ताना बुना है,
मतलब स्टेबिलिटी है वो भी प्रभावित होती है रिफ्यूजीज़ की वजह से। तो कहने का मतलब ये है, अत्याचार पाकिस्तान की मिलिट्री कर रही थी बांग्लादेश के लोगों के ऊपर, इम्पैक्ट इंडिया पर भी पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि इंडिया में बड़ी संख्या में भागकर लोग आ रहे थे पाकिस्तान की मिलिट्री के अत्याचार से बचने के लिए। लेकिन देखो, इंडिया पर इम्पैक्ट पड़ने के बावजूद इंडिया ने शुरुआत में कुछ एक्शन नहीं लिया। इंडिया ने सिर्फ पाकिस्तान को ये बोला कि भाई आपका ये इंटरनल मैटर है, आप सुलझा लीजिए, सॉर्ट आउट कर लीजिए अपने आप से, लेकिन रिफ्यूजीज इंडिया में ना आने पाए। इतनी बड़ी संख्या में लोग हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं, तो आप अपने इशू जल्दी से सुलझाइए और रिफ्यूजीज, ताकि रिफ्यूजीज का भारत में आना रुके। ये बात इंडिया ने पाकिस्तान को बोली। लेकिन पाकिस्तान ने इंडिया पर आरोप लगाया कि इंडिया इजराइल के साथ मिलकर बांग्लादेश में, यानी उस समय के ईस्टर्न पाकिस्तान में इंटरफेयर कर रहा है। इंडिया ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद देखो, रा यानी रिसर्च एनालिसिस विंग, जो इंडिया की खुफिया एजेंसी है, रा देखो 1962 चाइना के साथ जो हार हुई थी उसके बाद इस्टेब्लिश की गई थी, ताकि इंटेलिजेंस एकत्रित की जा सके। चाइना में क्या चल रहा है इंडिया को लेके, इसकी जानकारी इंडिया की सरकार को नहीं थी। युद्ध स्टार्ट हो गया, उसकी भी जानकारी सरकार को नहीं थी। तो लगा एक ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जो हमें खुफिया जानकारी दे कि दूसरा देश क्या कर रहा है। तो देखो, रा चाइना वार के बाद इस्टेब्लिश हुई थी और रा ने जानकारी दी कि पाकिस्तान जो है बड़ी संख्या में वेपन्स इकट्ठा कर रहा है। और उस समय देखो, पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती थी वो भी परवान चढ़ रही थी, मतलब गहरी हो रही थी इनके बीच की दोस्ती। क्यों? बहुत सारे रीजंस। सबसे सिंपल रीजन, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। चाइना का भी दुश्मन इंडिया, पाकिस्तान का भी दुश्मन इंडिया, तो दोनों का दुश्मन सेम, इसलिए दोनों आपस में दोस्त। 1960s में देखो, पाकिस्तान ने चाइना को सक्सम वैली दे दिया। ये वैली जम्मू एंड कश्मीर में आती है, स्ट्रेटेजिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और इंडिया को यह भी डाउट था कहीं 1965 की तरह पाकिस्तान फिर से इंडिया के साथ वार ना स्टार्ट कर दे। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद देखो, ईस्टर्न पाकिस्तान में एक ऑर्गेनाइजेशन थी, मुक्ति बाहिनी। बांग्लादेश को पाकिस्तान से लिबरेट करवाने के लिए ये आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, जो कि पाकिस्तान की आर्मी का सामना कर रही थी, पाकिस्तान की आर्मी को हथियारों से जवाब दे रही थी। इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने इस ऑर्गेनाइजेशन को वेपन्स देने स्टार्ट किए, इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को ट्रेनिंग देनी स्टार्ट की। शुरुआत में देखो, बीएसएफ के द्वारा ट्रेनिंग और वेपन्स दिए गए थे, दूसरे लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड किए गए थे इस मुक्ति बाहिनी ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन बाद में आर्मी ने मुक्ति बाहिनी को ट्रेन करना स्टार्ट किया, इनको मिलिट्री टैक्टिक्स सिखाना स्टार्ट किया। लेकिन देखो, इंटरफेयर डायरेक्टली अभी भी इंडिया ने नहीं किया था। हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे वो दुनिया भर के देशों में जा रहे थे और ये दिखा रहे थे कि देखो पाकिस्तान किस प्रकार से अपने ही लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, लेकिन इसका खामियाजा इंडिया को भी भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में रिफ्यूजीज इंडिया में आ रही हैं। तो इंडिया के मिनिस्टर्स वेरियस कंट्रीज में गए तो आह्वान यही किया बड़े देशों से कि आप पाकिस्तान को प्रेशराइज कीजिए ताकि पाकिस्तान अपने इस इशू को सुलझाए। देखो, इंडिया डायरेक्टली एक्शन इसलिए नहीं लेना चाहता था, उसके भी रीजंस हैं, कई सारे रीजंस हैं। एक तो देखो, अप्रैल में टेंशंस क्रिएट होना स्टार्ट हो गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच। तो यूं कहा जाता है कि अप्रैल में हम तैयार नहीं थे पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ने के लिए। सैम मैनेक्शा उस समय आर्मी चीफ थे, उन्होंने ये सजेस्ट किया था अप्रैल के बाद मानसून आ जाएगा बांग्लादेश में, बांग्लादेश की भूमि काफ़ी ज़्यादा दलदली हो जाती है, इसलिए हमें सही समय का इंतज़ार करना चाहिए पाकिस्तान के साथ युद्ध करने के लिए। सही समय का इंतज़ार किया गया, जो ये सर्दियों में युद्ध स्टार्ट हुआ और अप्रैल से लेकर दिसंबर के बीच का जो समय था, इस समय का इस्तेमाल किया गया सरकार के द्वारा दुनिया को शो करने के लिए कि देखो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारे पास तो बहुत पेशेंस हैं, लेकिन पाकिस्तान पर आप प्रेशर डालिए वो अपने इशू को सुलझाए। तो पाकिस्तान का जो ये प्रोपेगेंडा था कि इंडिया इंटरफेरेंस कर रहा है, इंडिया इंटरफेरेंस कर रहा है,
पाकिस्तान के इस प्रोपगेंडा का जवाब देना भी सरकार का एक मकसद था, इसीलिए वार काफ़ी देर से इंडिया ने स्टार्ट किया। मतलब पाकिस्तान का जवाब इंडिया ने काफ़ी देर से दिया। अप्रैल में वार हो सकता था, बट इंडिया नहीं चाहता था अप्रैल में युद्ध हो। सर्दियों में युद्ध होने का एक फ़ायदा यह भी था ना कि हिमालयाज़ में बर्फ़ जम जाएगी, तो चाइना की जो आर्मी है वो हिमालयाज़ को क्रॉस करके नहीं आ सकेगी, पाकिस्तान को चाइना की मदद नहीं मिल सकेगी। और देखो, जब रिफ्यूजीज लगातार इंडिया में आ रहे थे और इंडिया बड़े देशों को बोल रहा था कि आप पाकिस्तान पर प्रेशर डालिए, वो इस इशू को सॉर्ट आउट करें, लोगों पर अत्याचार करना बंद करें ताकि रिफ्यूजीज इंडिया में ना आए। जानते हो यूएसए ने इंडिया को क्या बोला? यूएसए ने इंडिया को बोला कि आप रिफ्यूजीज को वापस भेज दीजिए पाकिस्तान में। और इसके जवाब में इंदिरा गांधी ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी थी। इंदिरा गांधी ने बोला, ओ भाई यूएसए, आप ये बताओ, जब हिटलर ज्यूज के ऊपर अत्याचार कर रहा था और ज्यूज जर्मनी से भागकर दूसरे देशों में जा रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, क्या तब भी आप ज्यूज को यूं बोलते कि वापस आप जाइए जर्मनी में? क्या ज्यूज को आप वापस भेजते हिटलर के पास ताकि हिटलर उनके ऊपर अत्याचार कर सके? नहीं। तो इसलिए हम भी रिफ्यूजीज को वापस ईस्टर्न पाकिस्तान में नहीं भेजेंगे, क्योंकि वहां पर उनके ऊपर अत्याचार होगा। देखो, यूएसए तो पाकिस्तान का दोस्त था, तो पाकिस्तान के पक्ष में यूएसए को बोलना ही था। इवन चाइना भी पाकिस्तान का दोस्त था, जैसा हमने डिस्कस किया। तो इन तीन देशों की एक एक्सिस इमर्ज होकर आ रही थी, पाकिस्तान, चाइना, यूएसए। आगे हम डिस्कस भी करेंगे। इसी एक्सिस के जवाब में इंडिया को 1971 में यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करनी पड़ती है। यह भी आगे आएगा। तो देखो, इंडिया ने बड़े मेजर कंट्रीज को बताया कि यह सीधा सीधा जीनोसाइड किया जा रहा है, नरसंहार किया जा रहा है पाकिस्तान की मिलिट्री के द्वारा बांग्लादेश के लोगों का, यानी ईस्टर्न पाकिस्तान के लोगों का। और गलती सिर्फ ईस्टर्न पाकिस्तान के लोगों की इतनी है कि उन्होंने इलेक्शन के रिजल्ट को इंप्लीमेंट करने की बात कही थी। उनकी उम्मीदें थीं कि हाँ, इलेक्शन होगा तो हमें प्रॉपर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, लेकिन नहीं, इलेक्शन के बाद कोई रिप्रेजेंटेशन उनको नहीं दिया गया, बल्कि ईस्टर्न पाकिस्तान के जो लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान, उनको तो जेल में डाल दिया गया। तो क्या गलती है ईस्टर्न पाकिस्तान के लोगों की? ये बात इंडिया ने वर्ल्ड की मेजर कंट्रीज को बताई। अब आप ये स्लाइड देखिए। यूएसए प्लस चाइना प्लस पाकिस्तान, इन देशों का सामना करने के लिए इंडिया ने यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की, क्योंकि इंडिया को एक दोस्त की आवश्यकता थी। इंडिया यूएसएसआर से हथियारों को परचेज कर रहा था। वैसे देखो, यूएसएसआर के हथियार बेस्ट नहीं थे, बट यूएसएसआर जब इंडिया को हथियार देता था तो स्ट्रिंग्स अटैच नहीं करता था, बहुत ज़्यादा कंडीशंस नहीं लगाता था, टेक्नोलॉजी भी दे देता था। तो इसलिए इंडिया यूएसएसआर से काफ़ी हथियार परचेज किया करता था। समझ गए? तो क्या सिचुएशन थी? एक तरफ ये तीन देश यूएसए प्लस चाइना प्लस पाकिस्तान, और दूसरी तरफ इंडिया प्लस में यूएसएसआर। और यूएसएसआर और चाइना के बीच में भी उसमें रिलेशन इतने अच्छे नहीं थे। 1960s में बॉर्डर पर फायरिंग भी हुई थी यूएसएसआर और चाइना के बॉर्डर पर, तो इनके बीच में भी टेंशंस थी। टेंशंस का एक और रीजन भी था कम्युनिज्म के मॉडल को लेके। चाइना का कम्युनिज्म का मॉडल अलग था और यूएसएसआर में जो कम्युनिज्म का मॉडल था वो अलग था। तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया को पता था यूएसए, चाइना और पाकिस्तान की तिगड़ी का अगर सामना करना है तो यूएसएसआर की मदद लेना ठीक रहेगा। इसीलिए 1971 में यूएसएसआर ने इंडिया के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की। यूएसएसआर को भी इंडिया की आवश्यकता थी, क्योंकि देखो कोल्ड वार चल रहा था। यूएसएसआर को भी अपने दोस्त देशों की आवश्यकता थी और इंडिया की फॉर्म में उन्हें एक अच्छा दोस्त मिल गया था। हथियार इंडिया यूएसएसआर से परचेज कर रहा था, यूएसएसआर को रेवेन्यू मिल रहा था, यूएसएसआर को इंडिया से वीट भी मिल रहा था। तो इन रीजंस के कारण यूएसएसआर ने भी इंडिया के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी को साइन करना उचित समझा। दोनों देशों के बीच फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई 1971 में। वार एक्चुअली कैसे स्टार्ट होता है? देखो, ईस्टर्न बॉर्डर पर पाकिस्तान ने शेलिंग स्टार्ट कर दी। इंडियन आर्मी ने भी जवाब दिया पाकिस्तान की शेलिंग का,
और रिफ्यूजीज जो भागकर आ रहे थे ईस्टर्न पाकिस्तान से इंडिया में, उनको कवर फायर दिया गया इंडियन आर्मी के द्वारा, यानी उनको बचाया गया फायरिंग से। बाद में देखो धीरे धीरे ये फुल स्केल वार में कन्वर्ट हो गया। दोनों फ्रंट्स पर युद्ध स्टार्ट हो गया। इंडिया ने दोनों फ्रंट्स पर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। ईस्टर्न पाकिस्तान के अंदर एंटर कर गई इंडिया की आर्मी बांग्लादेश को लिबरेट करवाने के लिए, बांग्लादेश को आज़ाद करवाने के लिए। ये महीना था दिसंबर का। जानबूझकर, जैसा हमने डिस्कस किया कि मानसून के सीजन में इंडिया ने युद्ध स्टार्ट नहीं किया था। पाकिस्तान को यह लग रहा था कि युद्ध अब स्टार्ट हो चुका है तो यूएसए से हमें मदद मिलेगी, चाइना से हमें मदद मिलेगी। देखो यूएसए ने हालांकि अपने 7th फ्लीट का शिप भेजा था पाकिस्तान की मदद करने के लिए, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान के 7th फ्लीट का शिप नज़दीक पहुंचा बंगाल की खाड़ी के पास, यूएसएसआर ने भी अपना एक शिप रवाना कर दिया था कि अगर यूएसए इन्वॉल्व होगा इंडिया पाकिस्तान वार में तो हम भी इन्वॉल्व होंगे इंडिया पाकिस्तान वार में। तो यूएसए को डर लग गया। यूएसए को लगा अगर इंडिया पाकिस्तान वार में यूएसए इन्वॉल्व होता है तो हमारी डायरेक्ट लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी यूएसएसआर के साथ, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए यूएसए का शिप आ तो गया था बंगाल की खाड़ी के पास, लेकिन यूएसए के शिप ने डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया इंडिया पाकिस्तान वार में। वैसे भी यूएसए उस समय वियतनाम वार में फंसा हुआ था, तो यूएसए ने ज़्यादा बर्डन लिया नहीं। और देखो जब इंडिया की आर्मी ने एंटर किया ईस्टर्न पाकिस्तान में बांग्लादेश को आज़ाद करवाने के लिए, तो इंडिया की आर्मी का बहुत स्वागत किया गया लोकल लोगों के द्वारा। उनको लगता था, जो कि सच भी था, कि इंडिया की जो आर्मी है वो हमारी मदद के लिए आई है। तो इंडिया की आर्मी का जगह जगह स्वागत होने लगा। प्रोविजनल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की गई जिसको लीड किया गया सैयद नजरुल इस्लाम के द्वारा, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान ये तो जेल में थे ना, अज्ञात प्लेस पे। तो सैयद नजरुल इस्लाम की लीडरशिप में एक प्रोविजनल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया गया बांग्लादेश के लिए। युद्ध देखो चल ही रहा था। जो जनरल जैकब थे ये अपने इंटरव्यू में बताते हैं, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था और हम थे ईस्टर्न पाकिस्तान के अंदर ढाका के नज़दीक, जहां पर पाकिस्तान की आर्मी का रीजनल हेडक्वार्टर था, बार बार फ़ोन आ रहे थे हमें कि आप जल्दी से बांग्लादेश को लिबरेट करवाइए, जल्दी से कुछ एक्शन लीजिए, अदरवाइज सीज फायर साइन हो जाएगा 1948 की तरह। तो जनरल जैकब बताते हैं, मुझे बहुत बार बार फ़ोन आ रहे थे, जल्दी आप कुछ कीजिए, अदरवाइज सीज फायर साइन हो जाएगा, हम कुछ नहीं कर सकेंगे। तो जनरल जैकब पहुंचे पाकिस्तान आर्मी के रीजनल हेडक्वार्टर में, जो कि था ढाका में। जनरल जैकब ने सीधा सरेंडर का जो लेटर था, मतलब सरेंडर का जो प्रपोजल था, सीधा रख दिया पाकिस्तानी जनरल की टेबल पर और बोले कि आपके पास 30 मिनट्स का समय है, अगर आप सरेंडर कर देते हो तो हम आपकी मदद करेंगे, हम आपको बचाएंगे लोकल लोगों से। क्योंकि देखो लोकल लोगों में तो नाराज़गी इतनी ज़्यादा थी कि उनके हाथ में अगर पाकिस्तानी आर्मी का कोई सोल्जर लग जाता तो उन्हें वो जिंदा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, और पाकिस्तानी मिलिट्री का मोराल बहुत ज़्यादा डाउन था। तो इंडियन आर्मी के जनरल जैकब ने प्रपोजल दिया पाकिस्तानी आर्मी के जनरल को कि 30 मिनट्स हैं, आप या तो ये लेटर एक्सेप्ट कर लीजिए, अदरवाइज युद्ध के लिए आप तैयार रहिए और लोकल लोगों के प्रकोप को सहने के लिए आप तैयार रहिए। वैसे देखो एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ढाका सिटी में पाकिस्तान के हालांकि 26-23 हज़ार सोल्जर थे और पूरे ईस्टर्न पाकिस्तान में 90,000 सोल्जर थे, और ढाका के करीब इंडियन आर्मी के सिर्फ 3,000 सोल्जर थे। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के जनरल को पता नहीं था ये बात कि इंडिया की आर्मी के इतने कम सोल्जर हैं अभी ढाका के आसपास। पाकिस्तानी जनरल को ये लगा कि जैसे इंडिया आर्मी ने पूरी तरह से घेर लिया है ढाका सिटी को और बचने का कोई सोर्स नहीं है, जबकि इतने सोल्जर अभी इंडियन आर्मी के थे नहीं, वो बात अलग है, रीइंफोर्समेंट आने वाली थी, बट लैक ऑफ इंफॉर्मेशन थी पाकिस्तानी जनरल के पास। और 30 मिनट के बाद उन्होंने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, सरेंडर को तैयार हो गए पाकिस्तानी जनरल।
वर्ल्ड में देखो ये पहली बार हुआ था कि 90,000 सोल्जर्स ने एक साथ सरेंडर किया हो, और इसी के साथ एक नए देश का निर्माण होता है, बांग्लादेश। अब देखो काफ़ी बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंडिया ये वार क्यों जीत सका। काफ़ी सारे रीजन्स हैं, सिंपल से इंडिया की आर्मी पाकिस्तान के कंपैरिजन में सुपीरियर थी। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये जो एजेंसी इस्टेब्लिश की गई थी 1962 वार के बाद, इस एजेंसी ने अच्छा काम किया पाकिस्तान से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। पाकिस्तान की आर्मी का मोराल काफ़ी डाउन था क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी अपने ही लोगों से लड़ रही थी। नेक्स्ट पॉइंट, मुक्ति बाहिनी सभी रूट से अवेयर थी। मुक्ति बाहिनी जो आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन थी बांग्लादेश की, बांग्लादेश को आज़ाद करवाने के लिए, इस ऑर्गेनाइजेशन को देखो लोकल रूट्स का पता था। इंडियन मिलिट्री के द्वारा इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को ट्रेनिंग दी गई थी, तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने भी इंडियन मिलिट्री की काफ़ी मदद की। नेक्स्ट, ना तो यूएसए ना ही चाइना ने पाकिस्तान को डायरेक्टली सपोर्ट किया इस वार में, जबकि यूएसएसआर ने इंडिया के एफर्ट्स को पूरा सपोर्ट किया। नेक्स्ट पॉइंट, कंट्री देखो काफ़ी यूनिफाई था इस वार के दौरान। इंडिया के लोगों की जो भावनाएं थी, इमोशंस थे, वो बांग्लादेश के लोगों के साथ थे। नेक्स्ट पॉइंट, इंदिरा गांधी की लीडरशिप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। रिचर्ड निक्सन जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को प्रेशराइज करने की कोशिश की कि आप युद्ध को रोक दीजिए, लेकिन इंदिरा गांधी ने रिचर्ड निक्सन यानी यूएसए के राष्ट्रपति की नहीं सुनी। इंडिया तभी रुका जब ये युद्ध जीत गया। अब इसके बाद होता है शिमला एग्रीमेंट। देखो इंडिया ये युद्ध जीत चुका है, 90,000 सैनिक अभी फिलहाल इंडिया में हैं, उनको खिलाया पिलाया जा रहा है इंडिया के द्वारा। इंडिया की इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है इन 90,000 सैनिकों को खिलाने पिलाने में, और बांग्लादेश को अभी तक पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है। आगे भी इंडिया को खतरा है कि पाकिस्तान जो है फिर से युद्ध की कोशिश कर सकता है, या फिर इंटरनेशनल एक्टर्स को इन्वॉल्व कर सकता है इंडिया पाकिस्तान डिस्प्यूट में। तो इन कंडीशंस में, ऐसी सर्कमस्टांसिस में शिमला एग्रीमेंट साइन होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। यूएसएसआर भी चाहता था कि इंडिया अब एग्रीमेंट साइन कर ले पाकिस्तान के साथ। यूएसए ने भी हमें एड भेजनी बिल्कुल बंद कर दी थी। हालांकि पहले यूएसए इस इशू को सिक्योरिटी काउंसिल में लेके गया था, बट यूएसएसआर ने वीटो का इस्तेमाल कर लिया था, और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का भी दबाव था इंडिया पर कि इंडिया जल्द से जल्द अब एग्रीमेंट साइन कर ले। तो पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो शिमला में आए, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में बातचीत हुई, शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ। वैसे देखो उस समय फेमस डिप्लोमेट थे डीपी धार, ये कश्मीर के थे। इन्होंने पूरा जोर लगाया था कि अभी पाकिस्तान की मुंडी जो है वो इंडिया के हाथ में है, 90,000 सैनिक इंडिया के पास में हैं, क्यों ना मजबूर किया जाए पाकिस्तान को सारे मसले सुलझाने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट कश्मीर का मसला। लेकिन देखो जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक बात ये बोली इंदिरा गांधी को, अगर आप चाहते हो कि मैं कश्मीर आपको दे दूं इस एग्रीमेंट में, तो फिर मैं वापस पाकिस्तान नहीं जा पाऊंगा। तो इंदिरा गांधी को भी लगा कि अगर प्रैक्टिकल एग्रीमेंट साइन करना है अभी जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ, तो बाकी मसलों को एक बार छोड़ना होगा। तो जो बातें डिसाइड हुई शिमला एग्रीमेंट में वो इस प्रकार से थी। सबसे पहले तो ताशकंद एग्रीमेंट में जो प्रोमिसेस किए गए थे उनको आगे लेकर जाया जाएगा। दूसरी बात, जो भी मसले हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच, वो दोनों देश बायलेटरल ढंग से सोल्व करेंगे, थर्ड पावर्स को नहीं इन्वॉल्व करेंगे अपने बायलेटरल डिस्प्यूट्स में। अब देखो ये तो शिमला एग्रीमेंट फेल हो गया, उसी का सबूत ये है अब जब भी बात होती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, पाकिस्तान बार बार यूएसए को बोलता है, कभी चाइना को बोलता है मीडिएशन करवाओ इंडिया पाकिस्तान के बीच, कश्मीर इशू पर मीडिएशन करवाओ, बार बार पाकिस्तान दूसरे देशों को बोलता रहता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि पाकिस्तान शिमला एग्रीमेंट को नहीं मानता है, क्योंकि शिमला एग्रीमेंट में तो तय हुआ था कि दूसरे देशों को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा डिस्प्यूट्स में, जबकि पाकिस्तान करता है इन्वॉल्व, यानी पाकिस्तान शिमला एग्रीमेंट को नहीं फॉलो करता। इसके बाद देखो ये भी तय हुआ इस एग्रीमेंट में कि पाकिस्तान बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज करेगा, और इसके बाद जो टोटल 93,000 सोल्जर्स थे पाकिस्तान के इंडिया में, उनको इंडिया छोड़ देगा। तो ये सब बातें तय हुई थी शिमला एग्रीमेंट में। काफ़ी बार देखो कंसिक्वेंसेस भी पूछ लिए जाते हैं कि बांग्लादेश वार के कंसिक्वेंसेस क्या निकले, तो कंसिक्वेंसेस तो आप बता सकते हो।
जैसे इंदिरा गांधी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर बन के उभरी, इंडिया की रिस्पेक्ट फिर से मेजर पावर्स के सामने इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट, इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हो गई क्योंकि युद्ध में काफ़ी खर्चा हुआ था। नेक्स्ट, इंडिया के सेकुलरिज्म के मॉडल की जीत हुई क्योंकि इंडिया के मुस्लिम्स को पता लगा कि पाकिस्तान के जो मुस्लिम्स हैं वो भी पाकिस्तान में खुश नहीं हैं। तो ये जो थ्योरी थी कि मुस्लिम्स के लिए अलग से देश पाकिस्तान, वहाँ पर मुस्लिम्स खुश रहेंगे, ये थ्योरी झूठी साबित हुई। नेक्स्ट पॉइंट, देश और ज़्यादा यूनाइटेड हुआ, एकजुटता देखने को मिली क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया पूरे देश में एक ही माहौल था कि कैसे ना कैसे करके इस युद्ध को जीता जाए। इंडिया के लोगों के जो इमोशंस थे वो बांग्लादेश के लोगों के इमोशंस के साथ थे। तो ये कुछ कंसिक्वेंसेस आप लिख सकते हो बांग्लादेश लिबरेशन वार के। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, इसमें हमने बांग्लादेश लिबरेशन वार को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।